अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा रोहिंग्या क्राइसिस, उसकी हिस्ट्री, प्रॉब्लम और पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो रोहिंग्या म्यांमार की एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी पिछले कई सालों से वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट फेस कर रहा है और आज भी लाखों करोड़ों में रोहिंग्या रिफ्यूज कैंप में रह रहे बेसिक राइट्स के बिना। तो इस वीडियो में हम समझेंगे रोहिंग्या कौन है, क्राइसिस का बैकग्राउंड क्या है, आज सिचुएशन क्या है और इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते। रोहिंग्या कौन है? रोहिंग्या एक मुस्लिम एथनिक ग्रुप है, ओके, जो म्यांमार के रखाइन स्टेट में रहते थे। प्रॉब्लम ये है कि म्यांमार गवर्नमेंट उन्हें ऑफिशियली सिटीज़न नहीं मानते, उसी तरह से जैसे श्रीलंका का इशू था। इस वजह से रोहिंग्या लोग स्टेटलेस हो गए, मतलब उनके पास किसी कंट्री की लीगल सिटीजनशिप नहीं है। उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस, ओके, तो म्यांमार के बुद्धिस्ट मेजॉरिटी से अलग है। अब सिटीजनशिप ना होने की वजह से जाहिर सी बात है उनको डिस्क्रिमिनेशन, रिस्ट्रिक्शन और वायलेंस का सामना करना पड़ता है। तो रोहिंग्या और बुद्धिस्ट मेजॉरिटी के बीच में टेंशन काफ़ी पुरानी है। सिटीजनशिप राइट, लैंड ओनरशिप, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इस कॉन्फ्लिक्ट के मेन रीज़न रहे। तो 2012 में लार्ज स्केल वायलेंस हुआ, लेकिन 2017 में इससे भी ज़्यादा हो गया जब म्यांमार मिलिट्री ने एक मेजर क्रैकडाउन लॉन्च किया। इसके बाद हज़ारों रोहिंग्या अपना घर छोड़कर बांग्लादेश भागने पर मजबूर हो गए। इंटरनेशनल लेवल पर इस एक्शन को एथनिक क्लेंसिंग और जेनोसाइड के एलिगेशन के साथ कंडेम किया गया। अब आज की सिचुएशन जो है, लगभग 9 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या रेफ्यूजीज बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार कैंप में और बाकी जगह रहते हैं, जो दुनिया के सब में लार्जेस्ट रेफ्यूजी कैंप में से है। इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में भी छोटी सी रोहिंग्या पॉपुलेशन है। कैंप्स में रहना बहुत मुश्किल है। ओवर क्राउडिंग, लिमिटेड एजुकेशन, हेल्थ केयर और लीगल जॉब्स की कमी रहती है। म्यांमार के अंदर भी करीबन 2 से 3 लाख रोहिंग्या रह रहे हैं, मोस्टली आईडीपी कैंप्स में। उनके मूवमेंट, जॉब्स और एजुकेशन पे हेवी रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए काफ़ी लोग वापस जाना सेफ नहीं समझते। अब ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल का रिस्पॉन्स क्या है? यूनाइटेड नेशन और कई एनजीओस रोहिंग्या कम्युनिटीज़ को फूड, खाना, हेल्थ केयर, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुकाबले वो म्यांमार के जेनोसाइड के एलिगेशन पर केस चल रहा है, ओके, मगर हाँ, लार्ज स्केल वायलेंस कम हुआ है, लेकिन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन, स्टेटलेसनेस और फ्रीडम रिस्ट्रिक्शन अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। तो अभी क्या चैलेंजेस है और ऑनगोइंग इश्यू है? रोहिंग्या क्राइसिस के मेजर चैलेंजेस है सिटीजनशिप और लीगल राइट्स का ना होना, एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट तक लिमिटेड एक्सेस हो रहा है, ओवर क्राउडेड रेफ्यूजी कैंप है और कम ह्यूमैनिटेरियन रिसोर्सेस है। म्यांमार के अंदर सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन और फियर है। इंटरनेशनल अटेंशन के बावजूद ये प्रॉब्लम्स अभी तक प्रॉपर रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या रहेगा आगे भी? इस क्राइसिस का कोई सिंगल सॉल्यूशंस नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट कुछ स्टेप्स ज़रूरी मानते हैं। सबसे पहले सिटीजनशिप और लीगल रिकग्निशन। जब तक रोहिंग्या को लीगल सिटीजनशिप या प्रॉपर स्टेटस नहीं मिलेगा, तब तक प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इक्वल राइट्स बिना रिलीजन या एथनिसिटी का इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, ओके। सेकेंड होता है सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी। रेफ्यूजी तभी वापस आएंगे जब उन्हें सेफ्टी का ट्रस्ट मिलेगा, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग होगी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। रेफ्यूजीज़ के लिए एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। जब तक रिटर्न पॉसिबल नहीं होता, तब तक होस्ट कंट्रीज़ में रोहिंग्या को एजुकेशन, हेल्थ केयर और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। चौथा होता है इंटरनेशनल और रीजनल प्रेशर। एशियन कंट्रीज जितनी भी है, यूनाइटेड नेशन है, ग्लोबल पावर्स को कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना होगा ताकि म्यांमार पॉलिसीज रिफॉर्म करे। पांचवा होता है एजुकेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना। हेट और वायलेंस अक्सर मिस इन्फॉर्मेशन से बढ़ती है। इंक्लूसिव एजुकेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करेगा।
तो अगर हम लोग इसका पूरा टेक ओवर अगर लेने जाए तो रोहिंग्या क्राइसिस अभी भी ऑन गोइंग है, वायलेंस कम हुआ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, स्टेटलेसनेस और इनसिक्योरिटी अभी भी मिलियंस के लिए रियलिटी है। तो इस क्राइसिस का सॉल्यूशन सिर्फ ह्यूमैनिटी एड नहीं है, बल्कि सिटीजनशिप राइट्स है, ह्यूमन डिग्निटी है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ रोहिंग्या का इशू नहीं है, ये ग्लोबल ह्यूमन राइट्स का टेस्ट है। आपके अकॉर्डिंग रोहिंग्या के सेफ्टी और राइट्स इंश्योर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होना चाहिए? कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए।